हेलो एवरीवन, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे। बेसिकली इसमें हम दो लॉस पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के और उनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इसलिए दिया गया क्योंकि फर्स्ट जब जब ये दिया गया, ये बात नोटिस की गई जब ये लॉ बना। हालांकि बहुत जनरल सी बात है, तब तक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दिए जा चुके थे, और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से इसके जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बेसिक है कि ये बाद में आया, तो इसको फर्स्ट और सेकंड से पहले का कोई नंबर देना था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हालांकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत छोटा ही से कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ने के बाद कहेंगे बहुत ही जनरल सी बात है ये। तो पहले ले लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं हमारे पास कोई तीन बॉडी है। ये एक बॉडी है ए, और ए की बॉडी है बी। ओके, इसका टेम्परेचर है T और इसका भी टेम्परेचर है T, और यहाँ पे एक थर्ड बॉडी मैंने ले ली कोई, इसका है इसका नाम रख दिया C। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर एक बॉडी लेट से C A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वही बॉडी C B के साथ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, क्या कहता है? इफ A एंड C इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम and B and C are at थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ये दो बातें कही गई हैं, यानी C जो है A के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और C जो है B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों बात का मतलब इंप्लाई क्या करेगा? A and B are also in थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, बहुत जनरल सी बात है, सीधे देखा जा सकता है कि C और A अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी C और A का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। C और A अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब C और A को अगर टच किया जाता है तो A से C में या C से A में कोई हीट फ्लो नहीं कर रही है, और हीट फ्लो कब नहीं करती है? जब टेम्परेचर सेम होता है। यानी अगर A का टेम्परेचर T है तो C का टेम्परेचर क्या होगा? T होगा। ठीक है, और कहा जा रहा है अगर C और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है यानी C और B का भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे लेट से मैंने T नहीं लिया हुआ था, A का खाली टेम्परेचर लिया हुआ था, और मैंने देखा दोनों को टच करा के कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे C का टेम्परेचर पता चल गया, क्या हुआ? T। अब C और B अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी B का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी इंडिपेंडेंटली बॉडी A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इंडिपेंडेंटली बॉडी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी फिर A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये तो बात यहाँ से हमको दिख रही है कि अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका जो टेम्परेचर होगा वही इसका होगा, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी इसका जो टेम्परेचर होगा वही इसका हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। ये है अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये इतनी जनरल सी बात है कि इस पे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्टली चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हमको काफी कुछ सीखना है। पूरा चैप्टर ही बेसिकली उसी पे है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे फिजिक्स के कोर्स में बहुत ही कम आएगा, इसको आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो दूसरी बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करने से पहले और इसकी इक्वेशन निकालने से पहले हम एक जनरली एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास ऐसे एक सिस्टम है, यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है और अंदर गैस भरी हुई है, ठीक, अंदर गैस भरी हुई है। अच्छा, ये हो गया। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक हीटर लगा दिया, हीट सप्लाई करना मैंने शुरू किया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हीटर से मैं इस गैस को हीट सप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ। हीट को मैंने बोल दिया Q, ओके, हीट सप्लाई कर रहा हूँ, हीट को मैंने बोल दिया Q प्लस Q, ये मेरी हो गई हीट जो मैं अंदर इसको सप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये हीट जब अंदर गई तो हीट जब अंदर जाएगी, गैस जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो गैस की कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है कि गैस कुछ हीट अपने पास रख ले, हो सकता है सारी रख ले, हो सकता है कुछ रखे, हो सकता है बिल्कुल ना रखे। और गैस क्या कर सकती है इस हीट का? तो भाई हीट मिली तो यानी इसको एनर्जी मिल गई, तो या तो ये एनर्जी अपने पास रखेगी या तो एनर्जी कहीं खर्च कर देगी। एनर्जी खर्च करेगी तो कैसे खर्च कर सकती है? वर्क करके एनर्जी खर्च कर सकती है। भाई इसको मैंने क्यों हीट दी यानी क्यों एनर्जी दी ना, तो अब एनर्जी या तो अपने पास रख सकती है, जैसे किसी ने मुझे 10 रुपए रख दिए तो मैं 10 रुपए में कुछ हिस्सा अपने पास रख सकता हूँ, चाहूँ पूरा रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या है, उस 10 रुपए को या तो मैं अपने पास रख सकता हूँ या किसी और को दे सकता हूँ, या कुछ प्रोपोर्शन में जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। वैसे ही अगर इस गैस को कुछ एनर्जी मिली जो कि Q है, तो ये कर क्या सकती है, ये Q का कुछ हिस्सा चाहे तो अपने पास रख सकती है और कुछ हिस्सा चाहे तो वर्क कर सकती है, तो इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस हो जाएगी, यानी इसको जितनी मिली या तो वो रखेगी या तो खर्च कर देगी। खर्च कैसे करेगी? ये मान लो ये मूवेबल पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है, ओके। तो अगर ये जो गैस है तो ये गैस इस पे कोई प्रेशर लगा रही होगी, ठीक है। अगर ये पिस्टन लेट से h हाइट से मूव कर गया तो हम क्या करेंगे कि भाई गैस जो है इस पे फोर्स लगा रही थी और फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, यानी गैस ने कुछ वर्क डन कर दिया, कुछ वर्क डन किया यानी कि कुछ एनर्जी खर्च हो गई। अच्छा, और इंटरनल एनर्जी हमें पता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है फंक्शन ऑफ T होती है। तो लेट से इसका पहले टेम्परेचर T1 था, अब इसने T इनिशियल था, अब T इनिशियल से ये फाइनल टेम्परेचर T फाइनल पे चली गई, यानी पहले जो एनर्जी थी हीट मिली, कुछ एनर्जी बढ़ गई और कुछ अगर वर्क पिस्टन मूवेबल है तो कुछ वर्क भी ये कर देगी। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हीट सप्लाई की गई है प्लस Q वो बराबर है किसके? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय गैस WG लिख देता हूँ। ये बात हमको समझ में आ रही है? साइन में तो कोई दिक्कत हमें नहीं लग रही ना, कि भाई जो एनर्जी इसको दी गई यहाँ पे लिख दी प्लस के साथ, क्यों? क्योंकि ये दी गई है तो इसको प्लस के साथ मैंने लिख दी। अब डेल्टा U जो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ प्लस जो गैस ने वर्क डन किया, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस WG। WG क्या है? वर्क डन बाय गैस। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और Q क्या है? हीट सप्लाइड टू गैस। अब इसमें साइन वाइन कुछ उल्टा पुल्टा हम नहीं ज्यादा सोचेंगे, इस इक्वेशन को एज इट इज याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जितनी हीट सप्लाई की गई वो बराबर होगी अंदर जो गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और जो गैस वर्क डन करने में जो एनर्जी खर्च कर देगी। ये बात हमें समझ में आ गई, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही जो इक्वेशन है यही आपकी बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बाय स्टेटमेंट। आप चाहे तो इस इक्वेशन को स्टेटमेंट बदल सकते हैं कि हीट सप्लाइड टू द गैस is equal to change in internal energy of the gas plus the work done by the gas, okay। अब बात करते हैं गैस, जैसे हमने बात की थी सॉलिड की या लिक्विड की, तो सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो बेसिकली अपना वॉल्यूम क्या होता है उसका चेंज नहीं हो सकता, वो उतना कंप्रेसिबल नहीं होता है, इतना एक्सपैंड नहीं कर सकता है। तो अगर हम हीट दे रहे हैं सॉलिड या लिक्विड को, तो सॉलिड और लिक्विड में क्या चेंज आएगा? भाई जितनी हीट देते जाओगे वो अपने पास रखता जाएगा, अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा,
और अगर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे है तो उस एनर्जी को यूज करके वो अपना स्टेट चेंज कर देगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन गैस गैस क्या होती है, गैस एक्सपेंड कर सकती है, कंप्रेस हो सकती है। इसीलिए गैस को जो हीट दी गई उसके दो यूज हो सकते हैं, या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करे या तो कुछ वो वर्क डन करके खर्चा कर दे उसको। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता, इसीलिए सॉलिड और लिक्विड में हम वर्क डन नहीं पढ़ते। जब सॉलिड और लिक्विड में हम देखते हैं कि कितनी हीट सप्लाई की गई तो हम क्या बात करते हैं, उसमें यही बात करते हैं कि भाई इतनी हीट सप्लाई की गई, टेम्परेचर चेंज बता दो या स्टेट चेंज बता दो। लेकिन हम उसमें ये बात नहीं करते कि वर्क डन बाय सॉलिड कितना हो गया। लेकिन गैस क्योंकि एक्सपैंड कर सकती है, कंप्रेस हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे वर्क डन की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो हीट सप्लाई की जा रही है वो दो चीजों में जा सकती है, या तो वर्क डन में चली जाए या चेंज इन एनर्जी में चली जाए। ठीक है, ये तो बात हमको समझ में आ गई। अब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की इसमें बात करेंगे। जैसे अगर मैं देखूं कि अगर मैं एक ऐसा सिस्टम ले लेता हूं और यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है, तो हो सकता है ये पिस्टन मूवेबल हो सकता है ये पिस्टन रिजिड हो सकता है इसका मास हो सकता है इसका मास ना हो सकता है मैं बाहर से हीट आने दे रहा हूं, हो सकता है मैं बाहर से हीट ना आने दे रहा हूं, हो सकता है मैं टेम्परेचर सेम रखूं। तो बेसिकली इक्वेशन तो हमारी Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ही रहेगी, डेल्टा क्यू ले लो, इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी। पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए वर्क डन बाय गैस डिफरेंट डिफरेंट रोल लेगा। अगर मैं पिस्टन को मूव होता हुआ मानू ही नहीं तो गैस भले ही कितना भी फोर्स लगा ले, ये रिजिड है, ये तो मूव हुआ ही नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में टोटल हीट जो सप्लाई की जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकलता है हम वो देखेंगे। डेल्टा यू तो हमारा बेसिकली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर हमको दिया होगा तो हम डेल्टा यू निकाल लेंगे। डब्ल्यू कैसे अलग अलग प्रोसेस में निकालते हैं वो अभी हम देखेंगे। अब ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे तो हम डेल्टा क्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम वर्क डन बाय गैस की एक इक्वेशन आती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि सिस्टम ऐसे दे रखा है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक, और ये एक गैस अंदर भरी हुई है। गैस का प्रेशर मुझे दे रखा है कि गैस का प्रेशर है P, ठीक है। इस पिस्टन का एरिया मुझे दे रखा है A, मास मुझे दे रखा है M, ठीक। अब बाहर का टेम्परेचर मैं मान लेता हूं कि कुछ है, बाहर का प्रेशर P नॉट ले लो या PA ले लो, P एटमॉस्फेरिक ले लो, ठीक है। अब इस जो पिस्टन है इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फोर्स इक्वेशन लिखने की मैं इस पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अंदर से प्रेशर क्या है, P है, इसका एरिया, ये जो गोल सा है ना पिस्टन का एरिया दे रखा है A, तो इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो बराबर हो जाएगा P इंटू A के। भाई फोर्स भी उधर लग रहा है, फोर्स भी उधर लग रहा है, एरिया सीधे है, तो प्रेशर ऊपर लग रहा है, एरिया सीधे है, तो फोर्स क्या हो जाएगा P डॉट A। अच्छा, मैं एक चीज अज्यूम कर लेता हूँ कि ये लेट से हाइट, एक छोटी सी हाइट dh चला, ठीक है। हमें बात समझ में आ रही है कि ये जैसे जैसे ऊपर चलेगा तो इसका प्रेशर चेंज होता चला जाएगा भाई, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका प्रेशर चेंज होता चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको dh को बहुत छोटा लिया। बहुत छोटा लेने से क्या फायदा हो गया कि मैं इतने छोटे से डिस्टेंस मूव होने के लिए P को क्या मान सकता हूँ, यूनिफॉर्म मान सकता हूँ, कांस्टेंट मान सकता हूँ। फोर्स ऊपर कितना लग रहा है P डॉट A, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dh, ठीक। तो अगर मैं लिखना चाहूँ dw वर्क डन बाय गैस, छोटा सा dw अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा P डॉट A इंटू dh, ये हो जाएगा। अब P डॉट A की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया है A, थोड़े समय बाद क्या हो रहा है, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा पिस्टन थोड़े समय बाद ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो वॉल्यूम चेंज है, ये गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया
भाई पहले ये था, अब ये मूव हुआ, तो पहले वॉल्यूम v थी, v में थोड़ा सा फर्क आया dv। उस dv की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? dv इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पिस्टन और छोटा सा वो जितनी दूरी चला हाइट, ठीक है। तो dv में क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ पिस्टन इज a इंटू dh। इसको मैं यहां लाके अगर रखूं, dh को अगर मैं यहां लाके रखूं तो क्या मिल जाएगा? dw इज इक्वल टू p इंटू a, और dh यहां से कितना आया? dv अपॉन a। तो a से a कैंसिल, मुझे क्या मिल गया? p डॉट dv। तो मुझे क्या मिल गया? dw इज इक्वल टू p डॉट dv। अब अगर मैं पूरा वर्क डन निकालना चाहता हूं तो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? w इज इक्वल टू p डॉट dv। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? पहले वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम तक, तो v इनिशियल से v फाइनल। ठीक, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ये फॉर्मूला सबसे बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह यूज होगा, इसमें कुछ नहीं किया है मैंने। हमको वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैंने वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट को मैंने वॉल्यूम्स के टर्म्स में लिख दिया, फोर्स को मैंने प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया। तो जब फोर्स को मैंने प्रेशर के टर्म्स में लिखा तो F को लिख दिया P डॉट A, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो DH है, तो DH को मैंने क्या लिख दिया? dv बाय A और A काट दिया, तो मुझे क्या मिला? P डॉट dv। ठीक, तो अगर मैं वर्क डन बाय गैस कभी भी निकालना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? P डॉट dv का इंटीग्रेशन vi से vf। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। हर प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो यहीं से शुरू होगा, उसके बाद यही फॉर्मूला आगे जो कंडीशन दी होंगी उसको लगाते हुए एक दूसरे फॉर्मूले में आ जाएगा। पर सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है, और ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। ये फॉर्मूला बेसिकली F डॉट डी जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, F डॉट डी बोल लो आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क का फॉर्मूला है उसी को घुमा के लिख दिया है प्रेशर और वॉल्यूम्स के टर्म्स में। ठीक, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे कि हाँ यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, सारी कहानी इसी से हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब मैं डिफरेंट प्रोसेस को उठाता हूं और फिर हम लोग बात करेंगे। पहला प्रोसेस मैं उठा लेता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक बोल लो या आइसोवॉल्यूमेट्रिक बोल लो। बेसिकली इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रोसेस है, इसमें गैस की जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगी। गैस की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं वो है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा एक सिस्टम लिया हुआ है मैंने और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, तो ये पिस्टन जो है वो मेरा रिजिड है, ये मूव नहीं करेगा। गैस कितना भी प्रेशर लगा ले, कितना भी फोर्स लगा ले, ये मूव नहीं करेगा। ठीक, तो मैंने हीट नीचे से सप्लाई करना इसमें शुरू किया। ठीक है, तो अगर मैं इसका वर्क डन लिखना चाहूं तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P डॉट dv v1 से vi से लेके v फाइनल। इस प्रोसेस के लिए vi इज इक्वल टू v फाइनल फॉर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक बोल लो या आइसोवॉल्यूमेट्रिक बोल लो, एक ही बात है। आइसोकोरिक नाम ज्यादा फेमस है। ठीक है, vi इज इक्वल टू v फाइनल, यानी जो लिमिट जो हो गई मेरी सेम हो गई। तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं? w विच इज इक्वल टू vi v फाइनल p डॉट dv, और ये vi क्या है? v फाइनल क्या है? v इनिशियल, क्योंकि पिस्टन तो मूव कर ही नहीं सकता, ये ऊपर जा ही नहीं सकता, तो वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकती। तो ये मेरा क्या आ गया? 0। यानी वर्क डन मेरा क्या आ गया? वर्क डन मेरा आ गया 0। ठीक है, यहां पे क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वॉल्यूम मेरे को दे दी है, क्या दे दी है? कांस्टेंट दे दी है। ठीक है, तो मैंने वर्क डन यहां पे निकाल लिया 0। अब थोड़ा ग्राफ वगैरह देख लेते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो ग्राफ हम थोड़ा देख लेते हैं।
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन इसमें रहता है। ओके, तो पहले हम इसमें ग्राफ देखते हैं, एक पीवी कर्व। किसकी बात कर रहे हैं, किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोकोरिक की। ठीक है, तो पीवी कर्व मेरा कैसे बन जाएगा, इस एक्सिस पे मैं V ले लेता हूं, इस एक्सिस पे मैं P ले लेता हूं। ओके, तो पीवी कर्व की बात करते हैं। तो गैस का प्रेशर चाहे जितना भी बढ़ता चला जाए, चाहे जितना भी हो, जैसे भी बढ़ता चला जाए, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, यानी अगर वॉल्यूम VI है तो वॉल्यूम VI ही रहेगा। प्रेशर आप P इनिशियल से P फाइनल कहीं भी ले जाओ, कुछ भी कर लो, वॉल्यूम तो जो था वही रहेगा। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू इंफिनिटी बोल लो या m इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड बोल लो। ठीक है, क्योंकि इस लाइन का जो tan थीटा होगा वो डिफाइंड नहीं है। थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो tan थीटा नॉट डिफाइंड, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। जैसे ही हम ये देखेंगे कि ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसमें प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस है। ओके, अब हम अगली बात कर लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो वही बात, इसमें जो V इनिशियल है वही रहेगा, टेम्परेचर आप टेम्परेचर के साथ चाहे जो कर लो, टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओ, लेकिन जो इनिशियल वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा। ये भी बात ठीक है। अच्छा, अब एक अगली बात कर लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। प्रेशर और टेम्परेचर में, तो प्रेशर मैंने लिया यहाँ पे, टेम्परेचर मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT। अब V तो मेरा सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ P बाई T इज इक्वल टू NR अपॉन V। ठीक है, विच इज कांस्टेंट। तो अगर इस कांस्टेंट को मैं K बोल दूं तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, P इज इक्वल टू KT। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब अच्छा, P बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब P बाई T सेम रहता है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ P इनिशियल अपॉन T इनिशियल बराबर P फाइनल अपॉन T फाइनल। ओके, तो हमने ये आइसोकोरिक प्रोसेस पूरा देख लिया।